हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो चलो आज हम हमारी क्लास 9 का चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास 9 का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो नोट्स हैं या जो हम करवा रहे हैं ये मेनली है एस्टेट के लिए, क्योंकि सी10 में 9th-10th के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। साइंस में बहुत कम आता है, लेकिन एस्टेट में मोस्टली 9th-10th से आते हैं। अब तो फिर भी लेवल काफ़ी कम हो चुका है, वरना +1 +2 के भी आते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उससे पहले हम सबसे पहले अगर कोई नोट्स लेगा या अभी भी देख रहे हो तो ये मैंने छोटा सा बॉक्स बना रखा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो उनकी फुल फॉर्म है। जैसे कहीं पे AC लिखा है तो उसका मतलब है ऑल्सो कोल्ड। अगर ये ऐसा निशान आए अप की साइड तो उसका मतलब है इंक्रीज, मोर या हाई। और ऐसे डाउन की साइड निशान आए तो डिक्रीज, लेस या लो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। BW का मतलब बिटवीन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जो हमारे सराउंडिंग में जो हमारे चारों ओर है उसके बारे में पढ़ना में, तो हम शुरू से छोटे थे तब से सुनते आए हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट हैं। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। जिसे हम नॉर्मली हमारे आम भाषा में भगवान भी कैसे भी डिफाइन करते हैं। भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, नैसे नीर। तो वही सब तो हैं और इन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं। अब आया मैटर कि कोई भी मैटर है, लाइक ये पेन लगा लो, ये पेज लगा लो, ये कपड़ा लगा लो, ये है ना पार्टिकल्स से बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो कि सेम होते हैं। ठीक है, एक उसमें जैसे ये पेज है तो ये एक सेम पार्टिकल से बना है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके। और ये जो पार्टिकल है ना ये बहुत छोटे होते हैं। ये देखो, ये लिख रखा है बहुत छोटे होते हैं, जितने इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम न्यूड आइज से तो इनको देख भी नहीं सकते। उसके बाद क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस होगा तभी तो इनमें दूसरे मॉलिक्यूल या फिर दूसरे पार्टिकल एडजस्ट कर पाएंगे या ही कंप्रेस कर पाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा नोट दे रखा है SI यूनिट, जो कि आगे भी काम आएंगी। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। जैसे हम किसी भी चीज़ को तोलते हैं तो लाइक तुम्हारा वेट कितना है, मास कितना है, इतने किलोग्राम है, इतना वो है। उसके बाद आया वॉल्यूम आता है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, और इसके बाद हम वॉल्यूम को और भी तरीके से माप सकते हैं, जैसे कि लीटर में। इसके बाद ये दे रखा है कि 1 लीटर 1 डेकोमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है। और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। उसके बाद क्या आता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जैसे हमने बताया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो पार्टिकल मूव भी कर सकते हैं उस स्पेस में। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की मूवमेंट में भी इंक्रीज होगा और इस मूवमेंट के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर हम 2 टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं ना तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। लाइक मिल्क एंड वाटर हमने मिक्स कर लिया तो वो हो जाएगा डिफ्यूजन। और जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, अगर कोई भी चीज़ एक से दूसरे से चिपकती है तो उनके बीच में फोर्स तो होता है या कोई ना कोई। तो जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई फोर्स होता है। उसके बाद 3 स्टेट्स हैं मैटर की, जो कि हमें नॉर्मल भी पता है कि सॉलिड है, लिक्विड है और एक गैसियस स्टेट है। ये 3 स्टेट है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड को देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि इसकी एक डेफिनेट शेप है। लाइक ये पेन है, ये सॉलिड है, इसकी एक शेप है। इसको हम कंप्रेस करके चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। उसके बाद आया इसकी बाउंड्रीज हैं, फिक्स बाउंड्रीज हैं कि ये इसकी बाउंड्री है तो यही है, इससे कुछ भी कर लो इसकी बाउंड्री चेंज नहीं होने वाली। इसका फिक्स वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो सकता, इतना है तो इतना है। अब नेग्जिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो कंप्रेस करते हैं वो इतना कम होता है या होता ही नहीं, एक तरह से होता ही नहीं। कैन बी ब्रोकन बट कांट बी चेंज शेप, जैसा कि अब ये बताया था मैंने कि इसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती कंप्रेस करने से या कुछ भी करने से, तोड़ सकते हैं।
तो इसकी रिजिड होता है। इसके बाद एक छोटा सा नोट है, नोट तो क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं सॉलिड में। जैसे रबड़ है, रबड़ तो सॉलिड है लेकिन हम तो उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको खींच भी सकते हैं, लेकिन खींचने से इसकी शेप चेंज नहीं होती, ये वापस से उसी शेप में आ जाता है जब हम उससे जो फोर्स हमने लगाया है उसको हटा देते हैं। अगर ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी। उसके बाद आया शुगर और सोल्ट। अब ये भी तो सॉलिड है लेकिन हम बोलते हैं कि इसको अगर रेक्टेंगल बॉक्स में डाला तो ये रेक्टेंगल शेप का हो गया, सर्कल में डाला तो सर्कल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुगर एंड साल्ट जो एक पूरा मिक्सचर है वो शेप चेंज करता है, ना कि जो उसके क्रिस्टल्स हैं, सिंगल सिंगल क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे ये हो गया शुगर का, तो इनकी शेप चेंज नहीं होती और हम इनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आया स्पंज। स्पंज भी तो वो होता है ना सॉलिड, लेकिन उसे तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो किस कारण होता है कि उसमें स्पंज में बीच में काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं और उनमें एयर होती है, तो वो एयर कंप्रेस होती है ना कि स्पंज। उसके बाद आया हमारा सेकंड, लिक्विड। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, आप वाटर को देख लो, जहाँ डालोगे जिसमें डालोगे उसी शेप का हो जाएगा। उसके बाद इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो हम चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। कैन फ्लो, फ्लो तो ये करते ही हैं कि भाई यहाँ पे गिरा दिया तो फ्लो कर जाएंगे, कहीं पे भी देखो सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड को यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा पानी मिल्क या कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ डालूँ तो वो फ्लो करके यहाँ तक भी आ सकता है। उसके बाद है हम नॉन रिजिड होते हैं, मतलब ये इनकी शेप चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सॉलिड और गैस बोथ डिजोल्व इन लिक्विड। लिक्विड का एक जो मेन फीचर है वो क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों इसमें डिजोल्व हो सकते हैं। अगर गैस को हम लिक्विड में डिजोल्व करें तो भी सही है, सॉलिड को करें तो भी। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना लिक्विड का वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना वो जो है लिक्विड में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आ गया गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है हाईली कंपेरेसिबल, मतलब इसको हम काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे जो सिलेंडर में आती है वो एलपीजी गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स में जो होती है, इतने से सिलेंडर में हमने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा गैस आ जाती है। और उसके बाद सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में यूज़ की जाती है, ये इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो कंपेरेसिबल है। उसके बाद जो एक मेन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करें तो वो क्या होती है, लिक्विड से सॉलिड करें तो क्या, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। तो ये अभी देखते हैं, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो वो होगा फ्यूजन, और लिक्विड से अगर सॉलिड में आएगी तो वो होगा सॉलिडिफिकेशन। ये 6 टर्म है, ये आपको याद करनी है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, अगर 1-2 बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे। उसके बाद आया लिक्विड से गैस में जाएगी तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आएगी तो कंडेंसेशन। उसके बाद आया अगर सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में चेंज करें तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में चेंज करें तो डिपोजिशन। अब आता है एक मेन मतलब इम्पोर्टेंट नोट कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में जो छोटी छोटी टर्म दे रखे हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.15 के सेल्सियस दे रखा है, और जो ये है 273.15 के इक्वल होगा 0 डिग्री के। 0 डिग्री तो हमें याद ही रहता है, लेकिन हम अप्रोक्स 273 के भी ले सकते हैं, केल्विन भी ले सकते हैं। उसके बाद आया व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन सेम। अगर कोई सॉलिड है उसका हम मेल्ट करते, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सॉलिड है उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री, उसे को मेल्ट किया वो वाटर बन गया, ठीक है। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर सेम 27 डिग्री ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और इसी से है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर या वो हीट जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे मेल्ट करने के लिए वो कहाँ जाएगी, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉरी बच्चों,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है, ये इसको हम ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट। हिडन हीट में कहते हैं कि ये हीट छिप जाती है, दिखाई नहीं देती। लाइक 27 सॉलिड का था, 27 ही लिक्विड का है, लेकिन फिर भी ये जो हीट हमने दी वो कहाँ गई। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो है हीट एनर्जी डेट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि जो हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं करते। और उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट, हो गया। उसके बाद आया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके बाद आती है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन और सेल्सियस। 2.7 3.15 के केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है एक कंसेप्ट ड्राई आइस का। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम काफ़ी हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करके रखते हैं। और इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो उनमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि भाई ड्राई आइस को हाई प्रेशर पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे तो जो ये सॉलिड CO2 हो वो डायरेक्टली गैसीय स्टेट में चली जाएगी, मतलब लिक्विड में तो आएगी ही नहीं। इसके लिए हमें इसको हाई प्रेशर के अंडर ही स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट है इवेपोरेशन के कि वो किस चीज़ से इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। लाइक कपड़ों का एग्जांपल लो आप, कपड़े अगर हम निचोड़ते हैं तो उन्हें फैला के सुखाते हैं, अगर हम उन्हें बिना फैलाए सुखाते हैं तो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखेंगे। कपड़ों से इवेपोरेशन होता है, पानी उड़ता है तभी तो हमारे कपड़े सूखते हैं ना, इसलिए। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन इवेपोरेशन। देखो सर्दियों में जब होता है धूप कम होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता है तो कितनी देर में कपड़े सूखते हैं। और गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप होती है, तो कपड़े तभी के तभी सूख जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सेम एंड ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डिक्रीज होगा इवेपोरेशन। जैसे बारिश हुई, पानी तो पहले ही है अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, तो कैसे होगा इवेपोरेशन। और डिफ्यूजन मतलब इवेपोरेशन वही तो होता है ना, उससे निकल के दूसरे में गया तो वो तो वहाँ जाएगा जहाँ उसकी कमी है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा चलती है तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब एक नोट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज सबसे कम होगी सॉलिड में, उसके बाद होगी लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होगी गैसियस स्टेट में। याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी गैस में और सबसे कम होगी सॉलिड में। और इवेपोरेशन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगी, कूलिंग, ठीक है। तो आप अभी हम नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी करेंगे। आपका एचटेट तक मुझे सिलेबस पूरा करवाना है 9th 10th क्लास का। सो प्लीज़ आप बने रहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस आईडी पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, गौरव S02, इस आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू ऑल।